All right. Assalamu alaikum, students. How are you? Hello, can you hear me? Ehtisham, up. Can you hear me, please? Hello, assalamu alaikum. Sophia, can you जी hear? सर आ रही है आवाज यस सर Okay. All right. Okay. So we आप लोग attendance अपना chat part में लगाएंगे for each session of the lecture. Okay. So we start the lecture. As usual, uh, as we decided also, and I always do it, कि आपसे पहले यही पूछना है और उसको अब आप ज़्यादा सीरियसली इस्तेमाल कर सकते हो इस ऑफर को, और वो यही है कि any problems or questions from the material we have covered up till now. We decided last time that this is a serious question, and many of you who have difficulties in any part, if they have tried and they find it difficult and they want to solve the problem, they are allowed to ask questions in the beginning of the lecture. So do you have any questions or queries from the material which we have already covered? All right. So this is सर Walaikum Assalam. सर मैं थोड़ा लेट हो गया अभी अच्छा, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा था कि सर जबकि हमारी प्रैक्टिस पास्ट में भी थी, लेकिन हमने अपनी लास्ट लैब क्लास में इसको फर्दर एम्फेसाइज किया था कि जो हम क्लास के शुरू में ये बात कहते हैं कि एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस मटेरियल, it is a serious business and you बिल्कुल are supposed to avail that opportunity fully, and make up for any deficiencies or difficulties or past deficiencies, anything. So that opportunity is there, and I will highly recommend that please use it. It is to your benefit. ठीक है? तो बताइए, कोई है क्वेश्चन प्रीवियस मटेरियल से? सर एक क्वेश्चन है जी सर, जब हमने फंक्शन कॉल कर लिया था कल ऐड एरे वाला, ओके तो उसको सर वो हमने दोबारा भी फंक्शन यूज किया था, फिर वर्ड फंक्शन है वो जो सर, वो एक दफा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, हमने दोबारा यूज किया था वो वाला part। अच्छा ओके ऑलराइट, चलिए हम उसको कर लेते हैं। एक सेकेंड मैं उसको निकालता हूँ। ओके ऑलराइट, हम इसको रिड्यूस करते हैं, इसको भी कर देते हैं, और ओके हम इसको आप हमने कल ये डिस्कस किया था जिसमें आप फंक्शन के बारे में बात कह रहे हैं कि ये हमारा स्ट्रक्चर था कि मेन है, मेन के पहले हिस्से में डिक्लेरेशंस हैं विच कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, और उसके हमने यहाँ 2-3 एग्जांपल्स ली हैं, एंड यू कैन हैव एनी वेरिएशंस हियर कि हमें क्या वेरिएबल्स यूज करने हैं।
दूसरा पार्ट में मैंने डिस्कस किया था कि जो आपकी इनपुट्स होती हैं अपने प्रॉब्लम के, उन्हें इनिशियलाइज करना होता है बाय सम वैल्यूज। तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन का लूप था, जिसमें हम डिपेंडिंग ऑन के वो कितने अरेज हैं या मैट्रिसेस हैं, उनकी वैल्यूज किसी रैंडम नंबर जनरेटर से इन ए गिवन रेंज इनिशियलाइज करते हैं। तीसरे पार्ट में था ये फंक्शन का, जिसमें हमने कह रहा है कि हम पहले देखते हैं कि क्या फंक्शन है जो हमने अचीव करनी है। ये मैंने कमेंट्स में लिखा, और फिर मैंने बताया कि फंक्शन का कॉल हम मेन में, सी की प्रैक्टिस ये है कि मेन में हम कोई भी फंक्शन को डायरेक्टली लिखने की बजाय हम फंक्शन बाहर लिखते हैं और उसको मेन में कॉल करके उस काम को करते हैं। तो मेन प्रोग्राम में फंक्शन का कॉल होगा, जिसमें फंक्शन का नेम, फंक्शन के पैरामीटर्स जो आपको चाहिए, उस जो भी फंक्शन आप कॉल करते हो उसके लिए कुछ इनपुट्स आप उसको देना चाहते हो, तो वो यहाँ पर वो वेरिएबल्स लिखते हो। कुछ आउटपुट्स आप वहां से वापस लाना चाहते हो, वो वेरिएबल्स लिखते हो। जैसे कि हमने कहा था कि ऐड अरे के केस में आप ए और बी from this place you want to send to that function, so these will be the inputs to that function, और उधर से रिजल्ट आप सी में वापस लाना चाहते हो। इस यहाँ पर आपका वेरिएबल सी है, इस वेरिएबल में आप रिजल्ट रिक्वायर करते हो वापस, और मे भी कुछ एडिशनल चीजें, साइज ऑफ योर अरे एटसेट्रा भी पैरामीटर हो सकता है। तो ये फंक्शन का कॉल है और ये उसके पैरामीटर्स हैं। ये जब रन होगी फंक्शन, तो ये जो कंप्यूटेशन आप चाहते थे ये आपने उस फंक्शन में इंप्लीमेंट की भी होगी और आपको सी में रिजल्ट मिल जाएगा, करेक्ट रिजल्ट। अब सिर्फ आपका नेक्स्ट पार्ट रह गया कि आप अपने तमाम इनपुट्स और आउटपुट्स को प्रिंट कीजिए, ताकि आप देख सकें कि जो आप काम कर रहे थे वो हुआ। तो इनपुट को प्रिंट करने का तरीका बताया था मैंने, ये कि आपने लूप लिखेंगे और बारी बारी हर, लेट से अगर अरे है तो उसको आप प्रिंट कर रहे हैं, और में आप अगर टैब के साथ आगे जाएंगे तो एक ही लाइन में भी प्रिंट कर सकते हैं, और इस तरह ये लूप के साथ तीनों अरे बारी बारी आप प्रिंट कर सकते हैं। ये इसके हिस्से थे। इसमें ये मैंने कहा था जो फंक्शन है, जो उसकी कॉल, उसका कोड हमने यहाँ लिखा था। मैंने आपको आउटसाइड द आउटसाइड, हाँ, ये हमेशा डिजायरेबल है, इसको हम प्रैक्टिस करेंगे नेसेसरीली, क्योंकि नंबर वन ये सी की बड़ी बेसिक टेक्निक एसेंशियल है एक गुड एलिगेंट कोड लिखने के लिए। आपको इस तरह ही करना चाहिए, हम इसलिए कर रहे हैं, एक रीजन। फिर ये कि जब बड़े कोड लिखे जाते हैं, अभी ये एक फंक्शन है तो शायद आपको इतना मसला महसूस ना हो कि आप यहीं पे फंक्शन का कोड लिख दो, लेकिन अक्सर आप बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपको मेन में सिर्फ फंक्शंस के कॉल्स यहाँ सारे लिस्ट होते हैं और सारे फंक्शंस बाहर लिखे होते हैं। दैट इज ए प्रॉपर वे, अदरवाइज आपका मेन बड़ा हौच पौच बन जाता है व्हेन द प्रॉब्लम इज बिगर। और जरा आपका कोड भी जरा मॉड्यूलर रहता है अगर आप इस तरह फंक्शन बेस्ड लिखें। एक इसका ये फायदा है यहाँ जो सी के एंगल से। फिर दूसरा ये है क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हम एक्सटेंड करेंगे, अगर हमें एक दफा आता होगा ये तरीका कि कैसे हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और फिर फंक्शन में कोड डाल सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को आगे हम एक्सटेंड करेंगे कि हम फिर ये जो इस फंक्शन में अगर डिवाइस के फंक्शन को कॉल करें तो उसका भी एग्जैक्टली यही तरीका होगा। इस कोड में यहाँ पर कहीं पे कॉल टू डिवाइस होगा फॉर ए फंक्शन, और फिर वो डिवाइस का फंक्शन आप बाहर लिखोगे। तो यही ट्रेंड और यही तरीका हमें आगे भी काम आएगा जब आप इसको क्यूडा सी में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। अभी हमने इस प्रॉब्लम को सी लेवल तक सॉल्व किया था। अब हम आइंदा में सीखेंगे कि अगर आप प्रॉब्लम को आपने सी लेवल पे सही लिख लिया है, हाउ टू कन्वर्ट इट टू क्यूडा सी। ओके, ओके और तो वी गो बैक नाउ अपने पिछले लेक्चर पे।
ऑलराइट। अच्छा, अब ये था कि मैंने पिछले उसमें था, मगर हम डिस्कस नहीं कर सके थे। अब इसमें ये है कि हमारे जो नेक्स्ट टू प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट 6 एंड प्रोजेक्ट 7, वो एक प्रोजेक्ट 6 जो है वो ओपन एमपी के बारे में है। हमने ओपन एमपी पिछले कुछ लेक्चर्स में कंप्लीट कवर कर चुके हैं। अच्छा, इसमें अच्छी बात यह है कि आपको गूगल कोलैब पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा इन अगले दोनों असाइनमेंट्स के लिए। यू कैन इजीली डू इन योर लैपटॉप, लैपटॉप पे बेस करके करना है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आपको ओपन एमपी की प्रोविज़न जो कंपाइलर जीसीसी के हैं 4.2 ऑनवर्ड आप कोई भी यूज़ करें तो ऑल ऑफ देम सपोर्ट ओपन एमपी। उन कंपाइलर्स में ओपन एमपी के प्रैग्मा को इंटरप्रेट करने की एबिलिटी होती है। तो आपको खाली ये देखना होगा कि आपका वो वर्जन ऑफ थिंग जीसीसी में 4.2 ऑनवर्ड हो, जो कि प्रीवियस काफ़ी ओल्डर है। तो मोस्ट ऑफ द कंपाइलर्स विल हैव ओपन एमपी सपोर्ट। तो आपके पास अगर वो ओपन एमपी की इंस्ट्रक्शन को समझ सकता है या ओपन एमपी के कंपाइलर डायरेक्टिव को, तो बस देन योर कोड विल वर्क फाइन। अच्छा, कोड्स मैंने जस्ट ताकि मैं आपको अब नए प्रॉब्लम सॉल्विंग में नहीं डालना चाहता था। मैं ये चाहता था कि जो आप पहले ही जानते हो चीज़ें उनको अब ओपन एमपी में लिखो। हमने ओपन एमपी में आप कुछ सिंपल एग्जांपल्स भी करवाई थी, लाइक डॉट प्रोडक्ट और इस तरह के, जिसमें आपको कॉमन शेयर्ड वेरिएबल के लिए लॉक अनलॉक का भी तरीका पता चल जाए, और जो कॉमन शेयर्ड वेरिएबल से अलावा अलहदा जो पैरेललिज्म हो और उसको पार्टीशन हमें करना होता है एक डायमेंशन में, दो डायमेंशन में, तो हम उसका तरीका भी हमने सीखा था कि फॉर लूप है, जिस फॉर लूप के बाहर आप पैरेलल फॉर कर देते हैं, वो डायमेंशन आपके लूप की, अगर आप मैट्रिक्स में या कोई चीज कर रहे हैं तो वो साइड पार्टीशन हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो हमने उन लाइंस पर ये प्रॉब्लम आपको दी है, इसको आप देखना, और फिर कोई आपके क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, तो आप अगले उनमें पूछ सकते हो, और फिर वी विल ओके सर। आल्सो डिस्कस इट इन द लैब थिंग आल्सो। अच्छा, ये इसके लिए ये है कि ये मैंने लास्ट लेक्चर में डाला था अपलोड, ये इशू डेट है, लेकिन मैंने आपको ईद की छुट्टियों का वीक में नहीं इस पे काम कर रखा है। we have kept a week after that, यानी वीक इसमें आप देखोगे दिस इज ए वीक आफ्टर द थिंग फॉर अवर फर्स्ट थिंग। तो इस पे प्रॉब्लम जो है 4 लेवल थ्रेशोल्डिंग एंड हिस्टोग्रामिंग जो आप कर चुके हो, ब्राइटनेस कंट्रोल जिसमें एवरेज ब्राइटनेस आप निकालते हो वो कर चुके हो। अब आप वो खाली बेसिकली दे आर इमेजेस, और आप इमेजेस की पार्टीशनिंग कर रहे हो ओपन एमपी का पैरेलल फॉर का यूज करके, दैट्स द टोटल थिंग। इसी तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये हमने एग्जाम्पल भी क्लास के कोड में की हुई है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। तो ये आपकी नेक्स्ट है, और उससे नेक्स्ट जो है ये आफ्टर दैट, ये फिर उससे नेक्स्ट वीक की है। तो हम आपको ओवरऑल प्लान और टाइम दे रहे हैं फॉर द मटेरियल जो आप कवर कर चुके हो, सो दैट इन योर ओन टाइम एंड पेस आप इसकी चीज़ें, कोई लोग अगर इस चीज़ को पहले कर लेते हैं तो दे कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, और कोई इस पे टाइम ज़्यादा लेते हैं तो लेटर ऑन दे कैन वर्क ऑन इट। तो जस्ट टू गिव यू ए मोर प्लान ऑफ 2-3 वीक्स, दिस 9th इज आफ्टर 3 वीक्स। ओके, सो हमने वो यस आपको दे दिया। इसमें भी वही प्रॉब्लम जिस तरह मैंने वो पिछले दिए थे, ये खाली इसके कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के मैंने मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, अदरवाइज वही प्रॉब्लम्स को हम एमपीआई में कर रहे हैं। हमने देखा था कि एमपीआई जो है वो बिटवीन नोड्स ऑफ ए क्लस्टर होता है। एमपीआई इज ए लाइब्रेरी इन सी जो आप इस्तेमाल करते हो। इसके लिए अगेन ये लैपटॉप पे कर सकते हैं आप, और इसके लिए आपको बहुत सारे फ्री ओपन सोर्स इजीली अवेलेबल हैं, स्पेशली एम पी आई सी एच।
ये इसमें आपको इजीली ओपन सोर्स फ्री things to upload as available as part of the C environment and C library. It's MPI CH. ये काफ़ी अरसे से बहुत पॉपुलर हुआ है, इसके बहुत सारे वर्जन हैं। आजकल इसका वर्जन 4 या ये चल रहा है, मगर all of them will do the work, even older one 3 2 all of them will do our work. MPI CH इसके अंदर और भी हैं, यहाँ ओपन MP वो और ओपन MPI ओपन NPI ये भी एक ऑप्शन है जो फ्री ओपन सोर्स है और इस्तेमाल किया जा सकता है ऑन योर लैपटॉप। आई विल रिकमेंड कि ये हमेशा से बहुत स्टेबल एंड पॉपुलर है एंड इट इज यूजेबल बाय फ्रॉम द सिंपल वर्जन ऑफ सिंपल लैपटॉप टिल सुपर कंप्यूटर्स दे आल्सो यूज इट बट ऑफ कोर्स दे हैव यू कैन यूज डिफरेंट वर्जन्स फॉर डूइंग दैट। पिछले के लिए जैसे मैंने कहा कि आपको कंपाइलर में जो जीसीसी टाइप में अगर आपका 4.2 ऑन होगा 4.2 ऑनवर्ड जो कि है मोस्ट ऑफ देम आर दैट दे सपोर्ट दिस थिंग फॉर ओपन। तो ये आपके पास लैपटॉप बेस्ड आपके दोनों चीजें हैं। विल कंटिन्यू इन डिस्कसिंग देम इन when you go through them and you have question we will discuss them in our classes as well as in our lab, but first you will think about it, look at your lectures and then come up with specific questions and we'll answer. Okay sir. अच्छा अब हम कह रहे थे कि हम लास्ट टाइम हमने शुरू किया था कि हमारा लास्ट ये पार्ट था कि हम यही MPI की एग्जाम्पल कर रहे थे when we finished the time। हम बड़ा सिंपल एग्जाम्पल के हाउ टू ऐड टू अरेज वो सेम ओल्ड एग्जाम्पल कि हम कर रहे थे कि A प्लस B दो अरेज हैं और आप उनको ऐड करके यू हैव देम एज ए C अरे और आप चाहते हो कि ये काम पैरेलल में करो। पैरेलल में करने का ये काम हमने QDAC में भी किया था, ये काम हमने ओपन MP में भी किया और यही काम हम अब क्लस्टर के एनवायरनमेंट में MPI यूज करके करना चाहते हैं। ये हमारी सिचुएशन है जिसमें अभी हमें हमारे ये डिफरेंट चॉइसेस थे प्लेटफॉर्म वाइज। अभी हम ये वाला नॉट द शेयर्ड मेमोरी जो कि मल्टी कोर और GPU के केस में थे, ये वाला था हमारा मल्टी कोर का जिसमें आपने ओपन MP इस्तेमाल किया है और GPU में आपने QDAC इस्तेमाल किया था। ये जो हमारे दोनों प्लेटफॉर्म्स थे ये शेयर्ड मेमोरी वाले थे जिसमें मेमोरी शेयर्ड होती थी और आपको किसी डेटा के हर प्रोसेसर उस डेटा को एक्सेस कर सकता था। जैसे वेक्टर के पार्टीशंस हैं तो हम अपने प्रोग्राम में ये तो बताते थे कि कौन सा प्रोसेसर किस पार्टीशन पे काम करे, लेकिन हमें सबको वो एक्सेस डायरेक्टली अवेलेबल होती थी, हमें भेजना नहीं पड़ता था एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर को। जबकि ये मैसेज पासिंग वाले में देयर आर PCs कनेक्टेड थ्रू द LAN। तो अब अगर एक PC के पास वेक्टर है या वेक्टर्स हैं तो दूसरे PC उसको एक्सेस नहीं कर सकते और अब इस वेक्टर को बाकायदा उन्हें पार्टीशन करके थ्रू द मैसेज सेंड करने पड़ेंगे पीसेस ऑफ वेक्टर पार्टीशन और इसी तरह रिजल्ट्स को भी थ्रू द मैसेज इसे कलेक्ट करना पड़ेगा जो कि हमें शेयर्ड मेमोरी में नहीं करना पड़ा था। ये हमारा मैसेज पासिंग का क्लस्टर बेस्ड मल्टी कंप्यूटर्स का ये तरीका है जो हम कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म वाइज है। प्रोग्रामिंग वाइज हमने पहले ये चीज MPI को सूडो कोड में सीखा है, इसके एग्जांपल्स की थी। अब हम हायर लेवल लैंग्वेज के तौर पे पास्ट में जैसे हमने ओपन MP और QDAC किए हैं इस तरह हम MPI लैंग्वेज में अब ये कोड लिख रहे हैं। सूडो कोड कर चुके हैं और MPI भी कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि ये हम दोनों MPMD स्टाइल ऑफ प्रोग्राम और SPMD स्टाइल प्रोग्राम दोनों को देख सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में भी।
तो जो ये प्रोग्राम हमारा था MPI बेस्ड, 2 वेक्टर एडिशन विच वी स्टार्टेड लास्ट टाइम, कि हम पार्टीशन तरीके से 2 वेक्टर का एडिशन करें, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, सम इज इन वेक्टर सी। हमें करना क्या होगा, इनिशियली एक प्रोसेसर जिसका हमने नाम यहाँ पे जस्ट एज ए सर्वर प्रोसेसर लग दिया है, इट इज वन ऑफ द नोड्स इन द क्लस्टर, हम उसको एक स्पेशल नाम दे रहे हैं कि भाई उसके पास ज्यादा काम है। हमेशा एक प्रोसेसर जो लेट से अक्सर हमने देखा P0, इनिशियली नोड या P0 के पास पूरा वेक्टर होता है, यानी अगर आपके ये कंप्यूटर्स हैं, ये इस केस में देयर आर सेपरेट कंप्यूटर्स कनेक्टेड थ्रू दिस लैन, ये यहाँ पे आपका स्विच है लैन का स्विच लैन, और ये कंप्यूटर इसके साथ हुकअप है। इनिशियली एक कंप्यूटर के पास कंप्लीट डाटा है, यानी जैसे ए और बी वेक्टर को सम करना है तो पूरा जो कंप्लीट ए एंड बी वेक्टर है, ए वेक्टर कंप्लीट और बी वेक्टर कंप्लीट, वो खाली इस नोड के पास, ये नोड P0 है, इसका नाम हम सर्वर के तौर पे इस्तेमाल करें, P0 इस नोड का नाम रख के सर्वर नोड, जस्ट इट इज P0, पहला जो प्रोसेसर था। अक्सर दफा हम इसको ही खास काम इसको देते हैं। बाकी दूसरे जो प्रोसेसर है P1 से लेके और P-1, अगर P प्रोसेसर या नोड्स जो हैं, ये इनको हम नाम दे रहे हैं जो कि नॉन जीरो, ये जीरो आईडी का प्रोसेसर है, इसको सर्वर कह दिया, और तमाम नॉन जीरो वाले 1 से लेकर P-1 तक इनको हम कह रहे हैं कंप्यूट नोड, कंप्यूट। सो बेसिकली ये टर्म आपको आगे नजर आएगी कि सर्वर एंड कंप्यूटर, इट इज नॉट दोज कि वेब सर्वर लाइक थिंक के वेब सर्वर पे कोई डाटा पड़ा है और आप एक्सेस क्लाइंट एक्सेस करके उसे पढ़ रहे हैं, इट्स नॉट दैट सर्वर, इट इज इन फैक्ट देयर आर P कंप्यूट नोड्स, उनमें से एक कंप्यूट नोड को थोड़े से एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और डाटा को कलेक्ट करेगा। तो ये एडिशनल काम जो हमेशा हम देखते रहे कोई एक नोड को करना पड़ता है, उस वजह से हमने इसको एक सर्वर का नाम दिया, अदरवाइज इट इज आल्सो अ कंप्यूट नोड। इन फैक्ट इन दिस अवर एग्जांपल, ये सर्वर या कंप्यूट नोड कीप्स इट्स पार्ट ऑफ द पार्टीशन आल्सो, कि भाई मैंने उसको भी कंप्यूट करना है, तो इट इज अ रियल सेंस में कंप्यूट नोड ही है विद एडिशनल वर्क, इसका नाम हम यहाँ सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, तो ये इसके पास इनिशियली P0 के पास ये पूरे पूरे 2 वेक्टर हैं और इनके पास कुछ नहीं है, तो पहले ये P0 डिस्ट्रीब्यूट करेगा पार्टीशंस को, ये A और B का पार्टीशन, ये वाला पहला तो अपने पास रखेगा, उससे नेक्स्ट वाला ये P0 ने अपने पास रखना है, पहला पार्टीशन अपने ही पास रखना है। ये वाला P1 के लिए जो दोनों का पार्टीशन है वो इसको भेज देगा ऑन द मैसेज, थ्रू ए मैसेज, इधर से इधर जाएगा, इसको भेजेगा, उससे अगला पार्टीशन का पीस करके नेक्स्ट उसको भेजेगा थ्रू दी थिंग, इसको भेज देगा अगेन, ये भी P0 से इस स्विच के जरिए इधर जाएगा पैकेट की तरफ, और फिर अगला लास्ट पार्टीशन जो है वो इसको भेजेगा इस तरह। अब हर एक के पास अपना डाटा है, ए और बी के वो पीस है जिनको उन्होंने ऐड करके एक सी का पीस तैयार करना है। इनफैक्ट फाइनल सी जो है वो तो इस पे आके ही दोबारा बनेगा। यहाँ हर एक ने अपने पार्टीशन को लेके उसका अपना सी बना लेना है, यानी अपने पार्टीशन को सम करना है खाली, दूसरे ने भी अपने पार्टीशन को सम करना है, तीसरे ने भी अपने तो हर एक ने सिर्फ अपने पीस को सम वेक्टर बनाना है, और फिर हर एक ने जो ये पीस बनाया है वो वापस अपने पार्टीशंस जो है दोबारा P0 को भेजेगा, ये अपना सी का पार्टीशन जो इसने कैलकुलेट किया भेजेगा, ये अपना सी का इसको भेजेगा, और ये अपना इसका सी को भेजेगा। इस तरह वो अपने कैलकुलेटेड जो पार्टीशन है सी के वो P0 को भेजेगा, और P0 फिर उनको इकट्ठा करके वन बिग आंसर ऑफ सी बनाएगा। तो ये इसमें तरीका इख्तियार किया गया है MPI में, अगर हमें 2 वेक्टर्स ऐड करने हैं तो
इसमें ये पार्टीशन तरीके से ये तरीका है, क्योंकि ये एक डायमेंशन में पार्टीशनिंग हो रही है, इसको हम 1D पार्टीशनिंग कहते हैं। कई दफा जो हमने पहले भी देखा है और अभी भी, कि अगर आपके इमेज, जैसे आप एमपीआई के हमने जो आपको असाइनमेंट दी है उसमें इमेज, अगर इमेज हो और उसको बांटना हो इन प्रोसेसर के दरमियान, तो आप उसके आपके पास ज्यादा ऑप्शन होते पार्टीशन करने के। एक, अगर 2 डायमेंशनल डाटा है तो आप उसको पार्टीशनिंग 1 डायमेंशन भी कर सकते हो, यानी आप कहो कि मैं खाली रो वाइज पार्टीशन कर रहा हूँ, मैं इसके ये 4 हिस्से बना रहा हूँ। आपने रो वाइज 4 पार्टीशन कर, ये रो थी, ये रो है, इसमें आपने कट्स लगाए और ये 4 पार्टीशन बना दिए और इनको अलग अलग हर प्रोसेसर को कोई काम करने को दे दिया। मे बी आपने इमेज का कोई हिस्टोग्रामिंग करनी है, थ्रेश होल्डिंग करनी है, जो भी कुछ करना है, हर एक को पार्टीशन भेज दिया, हर एक ने अपने उस पार्टीशन पे काम किया और फिर अपना रिजल्ट वापस भेजा, जैसे यहाँ कर रहे। तो अगर 2D डाटा हो तो उसका आप पार्टीशन 1 डायमेंशनल कर सकते हैं, जैसे कि ये रो वाइज आपने पार्टीशन किया है इस केस में। इसी तरह यही 1 डायमेंशनल पार्टीशन कॉलम वाइज भी किया जा सकता है, ओनली 1 डायमेंशनल पार्टीशन ओनली कॉलम वाइज, कि आपने डाटा को इस तरह स्प्लिट किया और भेजा और उस पर काम करवाया, ये कॉलम वाइज 1D पार्टीशन है। और अगर 2D डाटा है तो आप 2 डायमेंशन में पार्टीशनिंग भी कर सकते हैं, यानी पार्टीशनिंग की वेरिएशंस हैं कि आप कहते हो मैंने रो में भी पार्टीशन करना है डाटा को इस तरह, और फिर मैंने कॉलम में भी हर रो को पार्टीशन करना है। अब मैं 2 डायमेंशनल पार्टीशनिंग कर रहा हूं अपने डाटा की, और फिर ये हर स्क्वायर पार्ट एक डिफरेंट प्रोसेसर को जाएगा प्रोसेस होने के लिए डाटा का। तो अगर 2 डायमेंशनल डाटा होता तो हमारे पास वेरिएशंस हैं, हम उसको 1D में भी पार्टीशन कर सकते हैं, रो वाइज, 1D, कॉलम वाइज और 2D। ये हमारे पार्टीशन के सिनेरियो होंगे जो आपकी प्रॉब्लम में है, असाइनमेंट में है, क्योंकि वहां पर हमने आपको इमेजेस और मैट्रिसेस दिए। यहाँ आपको जब समझा रहे हैं तो हमने डाटा भी 1D है, और 1D डाटा तो एट द मोस्ट 1D ही पार्टीशन हो सकता था, इसको 2D पार्टीशन नहीं कर सकते आप 1D डाटा को। तो इसका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 1D पार्टीशनिंग की थी, तो हम 1 डायमेंशनल डाटा को 1 डायमेंशनल पार्टीशनिंग से सॉल्व कर रहे हैं यहाँ एमपीआई में। तो जिस तरह के इसको करने के तरीके में मैंने अभी बताया कि एक तरीका ये है कि P0 डिस्ट्रीब्यूट करे वेक्टर के पार्टीशन को और उन्हें कंप्यूट नोड्स में बांटे, और फिर हर कंप्यूट नोड अपना वो हिस्सा में जो वेक्टर का अपने पार्टीशन ए और बी को ऐड करके और वेक्टर सी में डालना है, उस काम को फिर वो सीक्वेंशियली करेगा। अगरचे हर नोड अपना पार्टीशन पैरेलल में प्रोसेस कर रहा है, हमारी मकसद ये है कि जबकि इस लेवल का तो पैरेललिज्म हम कह रहे हैं कि ये नोड भी इस काम पे लगा हुआ है और ये नोड भी इस काम पे लगा हुआ है कि ये अपने पीसेस को ऐड करके इसमें डाल रहा है, अपने पीसेस को ऐड करके इसमें डाल रहा है, और इस तरह सारे नोड ये काम पैरेलल में कर रहे हैं। इस लिहाज से तो हर पार्टीशन पे काम तो पैरेलल में हो, लेकिन ये जो चीज हो रही है, क्योंकि वहां तो एक ही प्रोसेसर है हमारे पास, अगर अभी इसमें प्योरली सिंगल प्रोसेसर है, तो वो ये काम जो है एडिशन का जो कर रहा है वो सिक्वेंशियली करेगा। यानी ये वाला काम जो अब हो रहा है ये सिक्वेंशियली, ये प्रोसेसर भी सिक्वेंशियली कर रहा है, ये प्रोसेसर भी सिक्वेंशियली कर रहा है हमारी इस एग्जांपल में। तो पैरेललिज्म खाली एमपीआई लेवल का है कि आपने नोड्स के दरमियान पैरेलल कर दिया है चीजें, बट विद इन नोड पैरेलल नहीं है। यहाँ इन फ्यूचर हम देखेंगे कि यू कुड डू दैट कि विद इन द नोड अगर आप जीपीयू इस्तेमाल करो या मल्टी कोर इस्तेमाल करो, तो आप विद इन द नोड जो ये काम कर रहे हो अभी सिक्वेंशियली, इसको भी पैरेलल कर सकते हो। तो ये हमारे पास ऑप्शन होगा। अभी हम सिर्फ 1 लेवल ऑफ पैरेललिज्म ले रहे हैं, एमपीआई लेवल, बाद में हम नेक्स्ट लेवल भी लेंगे। इसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि हमने मेन में, प्रोग्राम के मेन में ये बात की कि ये जो जरूरी चीजें थी कि वेक्टर का साइज क्या है वो दे दिया, उसकी वैल्यू ये मल्टीप्लाई इज जस्ट इट्स अ वन बिग नंबर, उसको इस तरह लिख दिया मल्टीप्लाई करके। तो
ये एक वन डायमेंशनल वेक्टर है, तो वेक्टर का साइज हमें पता है, ये हमारे आईडी का वेरिएबल है, ये हमारे नंबर ऑफ प्रोसेसर का वेरिएबल है। इनिशियली हमने इनको -1 रखा है, इनकी वैल्यूज हम जब एक्वायर करेंगे तो इन पे सही वैल्यूज आ जाएंगी। ये इनिशियलाइज किया, एमपी इनिशियलाइज जो हमने सीखा था, उसके बाद हमने आईडी और नंबर ऑफ प्रोसेसर्स को ये सब रूटीन कॉल करके रैंक का और साइज का सब रूटीन कॉल किया लाइब्रेरी से, और हमने इनकी वैल्यूज फाइंड कर ली। अब हमने, अगर हमारे पास वेक्टर का टोटल वेक्टर का साइज भी है इस जगह, फिर हमारे कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं वो भी हमें मालूम हो गया यहाँ, तो हमने कहा ओके लेट्स से पार्टीशन का साइज, हम यहाँ एक वेरिएबल डाल दिया, उसका नाम रखा पार्टीशन, और ये साइज उसका कैलकुलेट कर लिया। फिर हमने ये कहा कि अगर किसी प्रोसेसर की आईडी 0 है, यानी अगर वो P0 है, तो वो डेटा सर्वर वाला काम करेगा ऑन पैरामीटर, इसको दे दिया वेक्टर साइज, टोटल वेक्टर इसके पास होगा और ये डिस्ट्रीब्यूट करना और ये वाले काम करेगा। इसको हमने फंक्शन कॉल का नाम रख दिया डेटा सर्वर। अगर यहाँ पर वो उसका आईडी 0 नहीं है, तो हमने इसका नाम रख दिया कि ये कंप्यूट नोड ओनली वाला काम करेगा, ओनली वाला, और ये अपने पार्टीशन पर काम करेगा, तो इसका पैरामीटर पार्टीशन है। ये हमने एक तरह से, आप अगर देखें गौर करें तो इस काइंड ऑफ कोड का स्टाइल एनपीएमडी स्टाइल है कि आपने एक किस्म का कोड लिखा हुआ है इसके लिए, अच्छा, मगर अल्टीमेटली ये नहीं है, एसपीएमडी बन गया है। आपने एक कोड लिखा था सर्वर के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना और कलेक्ट करना, एक कोड लिखा था आपने नॉन जीरो नोड के लिए, लेकिन आपने मेन में इफ डाल के इन एक ही इमेज कर दिया, अब सारे प्रोसेसर एक ही इमेज चलाएंगे, तो इट इज नाउ एन एसपीएमडी प्रोग्राम। आपका ये अल्टीमेटली एसपीएमडी है कि एक ही प्रोग्राम है, जीरो प्रोसेसर ने भी इसको चलाना है, नॉन जीरो ने भी इसको चलाना है, ताकि इमेज एक ही मौजूद। दिस हैज इज ए एसपीएमडी प्रोग्राम। ओके, चले जी, ये हो गया। आगे फिर ये एमपी फाइनलाइज जो हम कहते हैं हमेशा एन पे डालते हैं, और रिटर्न 0, और ये मेन जो है ये सारे प्रोसेसर्स को दिया गया है, सारे एक ही पोर्ट चला रहे हैं। अगर उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का फर्क है तो इंटरनली तय हो रहा है आईडी के बेस पे। ओके जी, अब हम कह रहे हैं जो सर्वर वहां हमने रखा था कि सर्वर प्रोसेस, तो उसका क्या वो है काम, सर्वर प्रोसेस, ठीक, अच्छा जी, वो हम कह रहे हैं कि सर्वर प्रोसेस ओके, अच्छा जी, सर्वर प्रोसेस या P0 जो है वो क्या करेगा, वो एक तो ये उसका जो हमने कहा था फंक्शन, उसका जो कॉल था सब रूटीन कॉल, वो ये था डेटा सर्वर, और उसके साथ यहाँ वेक्टर साइज दिया हुआ था, ये वेक्टर साइज, इसको पैरामीटर, इस पे ये कॉल किया वेक्टर साइज पे डेटा सर्वर हमने वहां कॉल किया था। हम ये देख रहे हैं यहाँ, ये कॉल है, ये डेटा सर्वर ऑन वेक्टर साइज, ये जो कॉल है इसका अब हम इस फंक्शन का कोड लिख रहे हैं, ये उस फंक्शन का कोड है। ओके, इसको हम कर लेते हैं। ओके, तो ये फंक्शन का हेडिंग है, ये हमने डिक्लेयर किया है एक एनपी, एक वेरिएबल, और वही ए बी सी, इसके पास तो बल्कि इनिशियली इसी के पास होंगे सारे इनिशियल वेक्टर्स जो इनपुट के हैं और आउटपुट के हैं, तो इसने उनको डिक्लेयर किया पहले उन वेक्टर्स को, फिर इसने ये नाम एक रखा है, ये जो एनपी के लिए यहाँ एनपी फंक्शन कॉल किया, देखिए साइज के लिए कितने नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं उसके लिए इसने ये कॉल किया सब रूटीन, उसके लिए कम्युनिकेशन डोमेन हम कह रहे हैं, हमेशा हम लिखते हैं एमपीआई कॉम वर्ड, इसका मतलब है तमाम सिस्टम में जितने भी प्रोसेसर्स हैं
वो हमारा कम्युनिकेशन डोमेन है, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोसेसर इसने रिटर्न कर दिए इस सब रूटीन में। अब इसको पता चल गया कि मेरे टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसर कितने हैं, तो इसने उस जो आंसर आया उसको नंबर ऑफ नोड्स, एक नया एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसने उसको नंबर ऑफ नोड्स कह दिया मोर रीडेबल बनाने के लिए। अदरवाइज ही कुड कंटिन्यू विद एनपी आल्सो, नो प्रॉब्लम, बट इसने थोड़ा सा रीडेबल बनाने के लिए इसको नंबर ऑफ नोड्स को असाइन कर दिया। पार्टीशन को के लिए टोटल वेक्टर का साइज डिवाइडेड बाय दिस एनपी जो इसने भी कैलकुलेट किया, उससे पार्टीशन का साइज मिल गया कि हर पार्टीशन का क्या साइज हो। अब इसको टोटल साइज इसके पास था, टोटल प्रोसेसर इसके पास आ गए, डिवाइड करके इसने हर पार्टीशन का साइज कैलकुलेट कर लिया। ये अभी सर्वर प्रोसेस है, ये तैयारी कर रहा है चीजों को फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करने की। ओके, अब ये उसके एक्शन शुरू हुए कि उसने पहले इनिशियलाइज किया इसके जो ये ए और बी इसने वेक्टर डिक्लेयर किए थे, इसने रैंडम डाटा से इन दोनों वेक्टर्स को इनिशियलाइज किया। यहाँ हम उसको एज ए फंक्शन शो कर रहे हैं, जो आप एक रैंड कमांड लिखते हो, यू कुड डायरेक्टली राइट दैट, या आप एक फंक्शन बना लो उसका जो इनिशियलाइज करते हो और उसको यूज कर लो। यहाँ एक फंक्शन उसने बना के यूज किया जहाँ पे उस टोटल डाटा का साइज है जिसमें भरना है, उस वेक्टर का साइज है, मिनिमम नंबर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर क्या होना चाहिए, और किस वेक्टर में आपने फिल करना है। इस तरह इसने दोनों ए और बी जो इनपुट वेक्टर थे जिनको ऐड करना था, उनको रैंडम डाटा से इनिशियलाइज कर लिया। अब इसका काम है कि ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। अब इसके पास टोटल ए और बी इनपुट वेक्टर्स हैं जिनको ऐड करना था। अब ये उनके हर एक को पीस बनाएगा, पार्टीशन करेगा और हर प्रोसेसर को बाय मैसेज वो डाटा भेजेगा कि भाई तुम्हारा पार्टीशन या पीस ए और बी का ये है, तुम इनको ऐड करो, ऑल ऑफ यू इन पैरेलल। अच्छा, तो ये है कि सर्वर P0 डिस्ट्रीब्यूट्स इनपुट A and B वेक्टर पार्टीशंस टू ईच कंप्यूट ओनली नोड। जो बाकी नोड्स हैं उसका नाम मैंने कंप्यूट ओनली लिख दिया है क्योंकि सर्वर जो है वो कंप्यूट भी कर रहा है, वो भी, तो हमने उनका नाम लिखा। उसके लिए ये इंस्ट्रक्शन थी और कुछ एक फॉर लूप है जिसमें वो हम पहले जे कह रहे होते थे, आप पीछे देखोगे आई है जे, अब यहाँ जरा सा ज्यादा रीडेबल नाम इस्तेमाल हो गया। प्रोसेस 1 से लेकर प्रोसेस नंबर ऑफ नोड्स, ये नंबर ऑफ नोड्स हैं, जैसे कि P अगर नोड्स हैं तो P-1 तक ये जाएगा, तो ये नंबर ऑफ नोड्स, नोड नंबर 1 से लेकर टिल नोड मैक्स टोटल नंबर ऑफ नोड्स -1, और ये इंक्रीमेंट हो रहा है प्रोसेस, ये इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है इस लूप में। और फिर क्या हो रहा है, दीज आर द सेंड कमांड। हमने देखा था कि MPI में MPI_send इज द फॉर सेंडिंग एनी पार्टीशन और एनी डाटा, तो ये वो है। उसके अंदर जैसे मैंने कहा था ये पैरामीटर्स होते हैं जिसको हमने देखा है अपने पिछली लेक्चर्स में कि क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है कि जो कुछ आपने सेंड करना है वो किस जगह से स्टार्ट होता है, उसकी लोकेशन का स्टार्ट क्या है। तो हम कह रहे हैं कि स्टार्ट लोकेशन का ए के, मैं अक्सर जो कह रहा हूँ JN/P, ये J इज द ID ऑफ द प्रोसेसर और पार्टीशन इज द N/P। ये बात हमने बार बार पीछे भी ओके ओके ऑलराइट, वी आर बैक। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि हम ओके वी गिव लिटिल टाइम फॉर joining there. Okay. All right. Okay. चलिए, तो हमारा ये लूप है फॉर सेंडिंग द पार्टीशन। तो हम इसमें जो कह रहे हैं एक्चुअली हम ये बात कह रहे हैं
सेंडिंग हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या कर रही है, इसको हम देखते हैं। हम ये कह रहे हैं कि P0 के पास, जो मैंने पहले भी कहा, ये पूरा वेक्टर A भी है और पूरा वेक्टर B भी है। इस लूप में वो बारी बारी इसने पहला पार्ट तो अपने लिए रख लिया है, ये इसको तो नहीं भेज रहा है, ये P0 के लिए हिस्सा है, he wants to do his job himself। ये P1 का जो पार्टीशन है, तो P1 को भेजेगा पार्टीशन ये, इसी तरह P2 का भेजेगा, P2 का भेजेगा। इसी में जो जनरल था, जिस तरह पहले शेयर्ड मेमोरी मॉडल में भी वही था कि जेथ पार्टीशन, या जो हम कह रहे होते थे कि Pj को हम जेथ पार्टीशन भेजेंगे, और वो पार्टीशन स्टार्ट होता था इसका स्टार्ट होता था JN/P। ये मैं बार बार हम इस्तेमाल करते रहे, इसका स्टार्ट पॉइंट होगा JN/P और इसका साइज होगा डेटा का N/P। ये काम हमने करना है हर प्रोसेसर के लिए, जिसमें J जो है इट कैन वेरी फ्रॉम 1 to, और मैक्सिमम जितने भी इसमें प्रोसेसर है, नंबर ऑफ प्रोसेसर -1। अगर नंबर ऑफ प्रोसेसर P होते तो P-1 तक, P-1 तक के प्रोसेसर, ये हम काम करते हैं हमेशा। इस बात को हम लिख रहे हैं कि पार्टीशन का इंडेक्स, जो हम पहले J कहते थे, यहाँ हम J अक्सर लिख रहे थे, J for 1 to this, ये P है, नंबर ऑफ प्रोसेसर P। और हम कहते थे A का J into N/P, ये हमने पहले बार बार इस्तेमाल किया, J into N/P से लेकर इस्तेमाल हम करें, और फिर इसका साइज जो है वो N/P है, ये पार्टीशन इज साइज, N/P इज द साइज ऑफ द डेटा, दिस इज द स्टार्ट ऑफ द डेटा फॉर Jth प्रोसेसर। ये है क्या डेटा की टाइप है, ये है कि किस प्रोसेस को भेजा जा रहा है, J, यहां हम J लिख रहे हैं लूप का, कि किस प्रोसेस को हम भेज रहे हैं ये डेटा, पार्टीशन Jth प्रोसेसर को भेज रहे हैं, स्टार्ट हो रहा है JN/P से, साइज है N/P, टाइप डेटा की है फ्लोट, टैग डेटा का है डेटा डिस्ट्रीब्यूट, और जो कॉम डोमेन है वो है MPI कॉम वर्ड, यानी तमाम प्रोसेसर की डोमेन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, टोटल नोड्स इन द क्लस्टर। ये एक MPI सेंड की डिटेल है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, यस सर। अच्छा, तो A का भी पीस भेजेगा वो, और इसी तरह आगे ये अगली कमांड है B का भी पीस भेजेगा। इसमें सिर्फ फर्क ये है कि अब ये B की बात हो रही है, यहाँ A की हो रही है, क्योंकि उसने A के भी पार्टीशन को भेजना है और B के भी पार्टीशन को भेजना है, ताकि हर एक अपने अपने पार्टीशन पे काम करे। इसके पैरामीटर्स भी बिल्कुल उसी तरह है जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। अब इसने पार्टीशंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सबके पास। अब हर एक प्रोसेसर अपने पार्टीशन पर साइमल्टेनियसली काम करेगा, इन पैरेलल कह लें कि हर एक पैरेलल में अपने अपने काम कर रहा है, लेकिन इंटरनली अब उनके पास, हर एक के पास एक कोर है या एक प्रोसेस है, तो इंटरनली वो उसको सिक्वेंशियली चला रहे होंगे। हाउएवर बिटवीन दी नोड्स ये काम पैरेलल में हो रहा होगा। अब जब वो अपना कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो इसने कहा ऑलराइट, मेरे पास अब टाइम है, मैंने डाटा उनके काम हवाले कर दिया, मैं अपने हिस्से का काम करूं। यहां पर वो अपने पार्टीशन, जो सबसे पहला पार्टीशन था इसका ये वाला है, ये शुरू होता है 0 से लेकर N/P-1 तक, N/P-1 तक इसका डाटा है। तो ये अपने डाटा को 0 से लेकर N/P-1 तक अपने पार्ट ऑफ डाटा को AI और BI को ऐड करके CI कर रहा है। तो इसने अपने हिस्से का काम भी किया, कंप्यूटिंग का काम भी कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट भी किया डाटा, फिर कंप्यूट किया। ओके, अब ये प्रोसेस ने कहा ओके, मैंने उन्हें भेजा था, उन्होंने अपने काम किए, ऐड कर लिए, और अब मैं उनसे रिजल्ट कलेक्ट करूं और फिर उसको अपने पास C में डालूं। उससे पहले उसने एक यहाँ सिंक्रोनाइज वो डाल दिया, MPI बैरियर, इस पूरे कॉम डोमेन के लिए। हर प्रोसेस में ये कोड चल रहा है, तो हर एक पे ये बैरियर की कमांड है। सारे प्रोसेस अभी जब तक वो एडिशन कर रहे हैं, तो सारे जब तक इस पॉइंट पे नहीं पहुंच जाएंगे, उनके एडिशन के काम कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, अभी ये प्रोसेस आगे नहीं चलेगा। जब सब ने अपनी अपनी एडिशन पैरेलल में उधर कर ली, अब ये कहेगा ओके, नाउ आई एम रेडी टू कलेक्ट द रिजल्ट्स। तो
अब सर्वर P0 कलेक्ट्स रिजल्ट इन C वेक्टर फ्रॉम ईच कंप्यूट नोड। दूसरे कंप्यूट नोड सब अपना अपना C का पीस जो उन्होंने कैलकुलेट किया है इसको भेजेंगे और ये उनको कलेक्ट करेगा। हम क्या कह रहे हैं कि ये काम हो रहा है, हर एक को इसने A, B और C में से अपना अपना पीस भेजा था, ये भेजा था पहले डिस्ट्रीब्यूशन में उसने ये काम किया था। ये उसने ये पीस P1 को भेजा, ये पीस P2 को भेजे, ये पीस P3 इस तरह भेजे। उन्होंने ये कैलकुलेशंस की, हर एक ने अपने अपने पार्ट पर कैलकुलेशन की ये, और अब ये वो भेजेंगे, दे विल सेंड देयर पीसेस टू दिस P0। पहले तो P0 ने सबको भेजे थे ये सारे, अब वो अपने सम के जो वेक्टर्स हैं C, ये भी भेजेगा इसको, ये भी भेजेगा इसको, ये भी अपना पीस भेजेगा, ये भी भेजेगा, और ये अब इन सबको इकट्ठा ज्वाइन करके एक बिग C बनाएगा। हर एक ने अपना अपना पीस भेजा और इसने उसको इकट्ठा करके C बनाया। वो काम यहाँ हो रहा है कि P0 विल कलेक्ट द रिजल्ट्स। कैसे करेगा? अगेन ये लूप डालेगा, एक लूप है, अगेन ये लूप जैसे आप पहले जिससे फेमिलियर हो, मैं बार बार उस टर्म को इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि आप से कनेक्ट कर लो कि हम J का एक लूप बना रहे हैं कि प्रोसेसर J से हमने रिसीव करना है, तो J फ्रॉम 1 टू नंबर ऑफ नोड्स, रिसीव के कमांड्स इतनी चाहिए आपको रिसीव करने के लिए। आप जो कुछ रिसीव कर रहे हो, अब रिसीव कमांड में चाहिए होता है नंबर 1, कहाँ डाटा डालना है। तो आप ये कह रहे हैं मैंने अपने सी वेक्टर में एट लोकेशन JN/P पे डाटा डालना है, यानी जो हर एक प्रोसेसर का डाटा आएगा ये उसको डिफरेंट जगह पे डालेगा। फर्स्ट प्रोसेसर से जो पीस आएगा वो इस जगह डालेगा, ये P1 से जो डाटा आ रहा है वो इस जगह डालेगा, P2 से जो आ रहा है इस जगह जा रहा है, PJ से जो आ रहा है वो, तो हर प्रॉपर प्लेस पे C में वो डाल देगा जो उधर से पीस आ रहा है कैलकुलेशन का। उसका साइज जो है वो N/P है, ये N/P है। जो डाटा आ रहा है उसमें एलिमेंट्स की तादाद N/P है। एलिमेंट्स की टाइप फ्लोट है। किस प्रोसेस से आ रहा है डाटा, वो J है, ये J मैंने J के लूप के बजाय यहाँ प्रोसेस का लूप लिखा है। Jth प्रोसेस से आ रहा है, स्टार्ट JN/P से होता है, साइज N/P है। इसके साथ अब टैग जो लगा के उन्होंने भेजा था वो ये भेजा है डाटा कलेक्ट। अब ये कलेक्ट वाला डाटा है तो इसके साथ टैग डाटा कलेक्ट का है। पहले जो सेंड वाला था उसके साथ इसने डिसाइड किया कि टैग मैंने लगाना है डाटा डिस्ट्रीब्यूट, और सब ने उसे इस्तेमाल किया। इसने ये डोमेन जो है ये MPI कॉम वर्ड है जैसे हमने कहा हमेशा होगी, और फिर ये स्टेटस, रिसीव में एक वेरिएबल स्टेटस होता है जिसमें हमने देखा था कि कुछ बुक कीपिंग के लिए इंफॉर्मेशन वो स्टोर कर लेता है जो बाद में काम में ला सकता। अब ये लूप में होने का मतलब है इसने हर ये देयर आर सो मेनी रिसीव्स कि एक रिसीव से इसने प्रोसेसर 1 का डाटा लिया, दूसरे रिसीव से प्रोसेसर 2 का लिया, तीसरे से प्रोसेसर 3 का लिया। तो इस लूप का मतलब है देयर आर सो मेनी रिसीव कमांड्स। इसी तरह जब ये सेंड कर रहा था तो आप देखें वो भी लूप में था। इसका मतलब देयर आर सो मेनी सेंड कमांड्स। क्यों? इधर भी हर एक प्रोसेसर को उसने एक पीस भेजना था तो इट नीडेड ए सेपरेट सेंड फॉर प्रोसेसर 1, सेंड फॉर प्रोसेसर 2, सेंड फॉर प्रोसेसर 3। तो इतने बहुत से सेंड्स लिखने के बजाय इसने लूप बनाया। इसी तरह रिसीव करने के लिए इसको यहाँ पेयरिंग में चाहिए था, रिसीव फ्रॉम प्रोसेसर 1, रिसीव फ्रॉम प्रोसेसर 2, रिसीव, उसकी जगह इसने लूप बनाया और सारे रिसीव यहाँ डाले। ये आपका P0 प्रोसेसर का काम था। अब दूसरे एंड पे जहां इसने भेजे थे वो पार्टीशन, वो लोग क्या कर रहे हैं जिनका नाम हमने कंप्यूट नोड रखा हुआ है, वो ये कर रहे हैं, उनका ये है, ये कंप्यूट नोड्स की हम बात करें। कंप्यूट नोड में हमने कहा था हेडर में नेम और ये उसका यहाँ पे पैरामीटर में पार्टीशन हम देंगे। इन्होंने तो अपने पार्टीशन पे काम करना है तो पार्टीशन के साइज का काफी है। इन्होंने भी 3 वेरिएबल्स ABC बिल्कुल किए हुए हैं अपने पास उसी तरह, और इन्होंने एक ये इंटीजर सर्वर प्रोसेस
का नाम जो जीरो प्रोसेस था उसको सर्वर प्रोसेस के नाम से कर दिया है, तो सर्वर प्रोसेस के नाम में जीरो डाल दिया। तो जहां भी कहीं हम यहाँ इस प्रोग्राम में सर्वर प्रोसेस नाम इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब होगा P0, ये खाली रीडेबल बनाने के लिए किया है, हम डायरेक्टली वहां जीरो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कंप्यूट नोड ने क्या किया, हर कंप्यूट नोड अपने हिस्से का पार्टीशन रिसीव करेगा फ्रॉम P0। P0 ने, हमें याद है कि ए और बी वेक्टर के पीसेस बना के हर प्रोसेसर को सेंड किए थे एक लूप में, सेंड का लूप था। उसके अगेंस्ट हर कंप्यूट नोड में एक ए को रिसीव करने के लिए रिसीव और एक बी को रिसीव, पार्टीशन को रिसीव करने के लिए रिसीव है। तो दो रिसीव्स है ए और बी, यानी एक ही दफा इन दोनों को रिसीव करेगा अपने पार्टीशन। आप देखें यहां पर लूप की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नोड्स ने सिर्फ अपना एक पार्टीशन रिसीव करना है, उसने बारी बारी सारे पार्टीशन भेजने हैं, इसलिए वहां लूप था सेंड पे। इनके रिसीव पे लूप नहीं है, इन्होंने तो सिर्फ अपना पार्टीशन रिसीव करना हर एक ने, इसलिए यहां लूप नहीं है। माइंड इट, ये नोट कीजिए। एमपीआई रिसीव में आप कहेंगे कि ओके, इन्होंने तय किया कि हमारा जो अगर जो छोटा पार्टीशन है n/p साइज का है, मगर हम इसको अपने पास, इनके पास जो ए और बी थे उनके इनिशियल हिस्से में डालेंगे, यानी इनके पास इन्होंने ए पूरा डिक्लेयर किया है, मगर अपना पार्टीशन जो रिसीव कर रहे हैं सारे इस जगह डाल रहे हैं, लोअर पोर्शन में, ए का भी और बी का भी। ये इतना हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उधर से जो भी पार्ट आया, उधर तो पार्ट मुख्तलिफ हिस्सों से और उसने भेजा था, उसने एक यहां से भेजा था 1 के लिए, 2 के लिए इधर से भेजा था, 3 के लिए इधर से भेजा था, मगर हर एक ने अपने जो पार्टीशन रिसीव किया वो उसने शुरू के हिस्से में डाल लिया, बाकी हिस्से की उसे जरूरत ही नहीं है। तो इसने A0 से शुरू करते हुए पार्टीशन को डाला, उसका साइज n/p है, जो जो डाटा ये रिसीव करेगा उसका साइज n/p है, उसके एलिमेंट्स की टाइप फ्लोट है, किस प्रोसेसर से रिसीव कर रहा है, प्रोसेसर 0 है, इसका नाम, ये वेरिएबल का मतलब है प्रोसेसर 0। यहाँ 0 भी लिख सकते थे आप, डायरेक्ट 0 लिख सकते थे, या उसने रीडेबल बनाने के लिए इसका नाम 0 को एज ए सर्वर प्रोसेसर नाइज किया हुआ। ये वहां पर टैग जब उसने डिस्ट्रीब्यूट किया था तो उसने डाटा डिस्ट्रीब्यूट का टैग डाला था, अब इन्हें भी हर एक को डाटा डिस्ट्रीब्यूट का टैग डालना पड़ेगा, मैचिंग टैग। ये पूरा हमारा एमपीआई कॉम वर्ल्ड का है सिलसिला। ये अच्छा, ऑलराइट, अच्छा। और फिर ये हमें ये स्टेटस है हमारे पास, ओके। तो ये हर एक ने अपना डाटा रिसीव किया और हर एक ने ये अपना एक, इसने ए में अपना पार्टीशन रिसीव किया, इसने बी में किया, वही B0 से वही पार्टीशन का साइज, वही एमपीआई फ्लोट, और फिर ये सर्वर प्रोसेस, ये डिस्ट्रीब्यूट। तो हर एक ने अपना अपना पार्टीशन यहाँ रिसीव कर लिया। अब हर कंप्यूट नोड या हर पीसी अपने पार्टीशन पे काम कर रहा है, जिस तरह P0 ने अपने पीस को ऐड किया था, वो भी अपने पीस को ऐड कर रहे हैं, ए आई और बी आई टू सी आई। और इन्होंने भी, क्योंकि ये डाटा, ओके, यहाँ ये जो था इन्होंने ये शुरू से होना, ये जीरो से लोअर पार्ट में ये डाटा है, इसको 0 से लेकर और पार्टीशन NP-1 तक ये इसको ऐड कर रहे हैं अपने डाटा को। इन्होंने भी डाटा को शुरू के पार्ट में डाला हुआ था, इसलिए ये इन्होंने काम। अच्छा, आप देखो ये सीक्वेंशियल है। अभी हम कह रहे हैं कि ईच पीसी हैज 1 कोर या 1 प्रोसेसर, हाउएवर देयर आर सो मेनी पीसीज। तो पीसीज लेवल पर तो हमने पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है, लेकिन विद इन पीसी अभी वो सीक्वेंशियली ही अपने एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स का काम कर रहे हैं। इसको मैं ये कह रहा हूं कि फ्यूचर में हम कहेंगे कि ये विद इन पीसीबी, अगर हम वहां मल्टीपल कोर्स इस्तेमाल करें या जीपीयू इस्तेमाल करें, तो हम इस पार्ट को भी पैरेलल में विद इन पीसीबी कर सकते हैं, जो हम फ्यूचर में करेंगे। वी विल डू दैट। 2 लेवल ऑफ पैरेललिज्म होगा।
अब ये जो नोड थे कंप्यूट नोड, इन्होंने भी वही बैरियर यहाँ डाला हुआ था कि जब ये कंप्यूटेशन करें तो वो दूसरे एंड पर वो काम होता रहे और आप उसको वो ना करो। और उसके बाद आपने ये काम ये कर लिया कि आप सिंक्रोनाइज हो गया, हर एक ने अपनी कैलकुलेशन कर ली और हर कंप्यूट नोड ने अपना जो सम है, रिजल्ट जो है वो भेजेगा हर कंप्यूट नोड। तो ये अब एमपीआई सेंड है। अगेन देखें यहां पर भी लूप नहीं है। क्यों नहीं है? कि ये हर 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 एक नोड अपना सिर्फ रिजल्ट भेज रहा है, तो इसलिए यहां लूप की फिर जरूरत नहीं है। इन नोड्स पे लूप की जरूरत नहीं है। P0 को दोनों जगह लूप्स की जरूरत थी, सेंड में भी और रिसीव में भी। अच्छा, तो इसने C0 से अपना सी के लोअर पोर्शन में इसका रिजल्ट है, इसने ये तय किया था कि मैं जो रिसीव कर रहा हूँ पार्टीशन में हम उन्हें यहाँ डालूंगा ए और बी के, और मैं अपना रिजल्ट भी सी के इस हिस्से में बना लूंगा। ये इसने इस तरह रिजल्ट हर एक ने ये बनाया। अब ये जो सी के पोर्शन लोअर पोर्शन में रिजल्ट है ये इसको भेजना चाहता है, तो C0 से शुरू करके n/p साइज के डाटा को फ्लोट डाटा टाइप में सेंडिंग टू प्रोसेस 0, ये 0 है, और डाटा कलेक्ट इसके साथ उसने टैग लगाया है, और ये पूरा MPI कॉम वर्ड है। तो ये इन्होंने अपना रिजल्ट भेज दिया उस तरफ, उसने लूप में इन रिजल्ट को रिसीव किया और उनको सही जगह प्लेस किया, और फिर इस तरह ये एडिशन इन MPI वे हमारी इस तरह कंप्लीट होगी। एनी क्वेश्चन सो फार? अब हमने MPI के जरिए से प्रोग्राम अगर हमें लिखना हो और हमें दो वेक्टर्स ऐड करने हैं जो हमने OpenMP में सीखे हैं, हमने CUDA में भी सीखे हैं, अब हम देख रहे हैं कि वो MPI में भी हम सीख रहे हैं जब क्लस्टर ऑफ मल्टीपल नोड्स पर हम काम कर रहे हैं। तो इसमें बताइए कि अब इज देयर एनी क्वेश्चन सो फॉर? MPI क्लियर है? यस सर, अभी तक तो सर क्लियर क्लियर। ओके। अब हम ये बात सिर्फ देखना चाहेंगे कि हमने कहा कि यार वो हमने क्लस्टर में नोड लेवल पर तो चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अभी मैंने इस बात को फिर एम्फसाइज किया था। अभी तक हमने जो काम किया हमने ये कहा है कि ये क्योंकि मल्टीपल पीसीज है और इनका एक क्लस्टर है बना हुआ है पीसीज का, थ्रू ए स्विच, लैन स्विच, ये कनेक्टेड है। इन पर हम मैसेज भेज सकते हैं। हमने सेंड और रिसीव के मैसेजेस के जरिए से काम किया, और हमारे पास जो चीज थी उसको पहले इसने स्प्लिट करके उन्हें दिया। हर एक के पास अपना एक पीस आया, इसके पास भी आया, इसके पास भी आया, उन्होंने अपने पीस पे काम किया। लेकिन जब वो अपने पीस पे काम कर रहे थे तो हमने कहा, उस वक्त सोचा कि ये हर एक के पास एक प्रोसेसर है, तो अब ये मल्टीपल प्रोसेसर्स नोड लेवल के थे और इनका काम MPI से हमने कर लिया। और जब अपना पीस ये प्रोसेस कर रहे थे तो इनके पास क्योंकि एक प्रोसेसर था तो विद इन पीसी सिक्वेंशियली वो काम कर रहे थे, सिक्वेंशियली ये भी। मैं ये कह रहा था कि यार अगर हमारा हर नोड में भी पैरेललिज्म हो, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो इवन ये जो इंटरनल काम कर रहे थे सिक्वेंशियली, इसको भी पैरेलल में कर सकते हैं। यानी अगर हम यहाँ एक की बजाय हर एक में 4 कोर होते, हर एक 4 कोर नोड होता पीसी का, जो कि होता है आजकल, तो आप कहें कि मैंने जो ये पीस बांटा है हर एक को, इसका भी काम जब मैं इस पे करूं तो ये भी 4 हिस्सों में फर्दर बांट के कर लूं। ये आई शुड मेक अनदर 4 पार्ट, और हर कोर से अपना OpenMP के जरिए से एक अलग काम ले लूं। तो फिर क्या होगा कि आप फर्स्ट लेवल पर MPI पे काम कर रहे हो, यहाँ MPI लेवल पे ये ब्रेकअप किया आपने, ये MPI लेवल का ब्रेक है, MPI नोड के दरमियान, और फिर विद इन नोड आपने ये OpenMP का ब्रेकअप कर लिया, हर एक नोड में OpenMP। तो MPI और OpenMP मिला के आप काम कर सकते हो। इसी तरह अगर आप कहते हो ओके मेरे नोड में जैसे यहाँ है, इसमें भी मल्टीपल कोर होने के अलावा, या अगर मल्टीपल कोर ना भी है, फर्स्ट कोर वो एक प्रोसेसर था, मेरे पास हर एक में एक जीपीयू भी है, लेट्स से जीपीयू है, यहाँ जीपीयू लगा हुआ है। तो मेरे पास जो ये पीस आया था,
इसको मैं बजाय सिक्वेंशियली ऐड करता, मैं इसको हर एलिमेंट को मैप कर दूं एक थ्रेड पे जीपीयू के, ये जीपीयू के जरिए से हर एलिमेंट को मैप कर दूं जैसे मैंने पहले किया, और मैं इस लेवल का पैरेललिज्म हासिल कर लूं कि हर नोड, हर एलिमेंट का जो एडिशन है वो पैरेलल में हो जाए, जो हम पहले हमने किया था। तो हम कह रहे हैं कि पहले लेवल पर एमपीआई में इस पीस को ब्रेक किया, और मे बी सेकेंड लेवल पर क्यूडासी पे आपने मैप करके इसको पैरेलल किया हर नोड ने। तो हम एक से ज्यादा लेवल ऑफ पैरेललिज्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली एग्जांपल में एमपीआई ओपन एमपी की कॉम्बिनेशन मैंने बताई, दूसरे केस में एमपीआई एंड क्यूडासी की कॉम्बिनेशन बताई, और फिर इसको और एक्सटेंड करें तो 3 लेवल भी हो सकते हैं कि पहले एमपीआई पर आए, फिर कोर लेवल पे आए, और फिर हर कोर ने एक जीपीयू को दे दिया काम, तो फिर थर्ड लेवल हो गया, और इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, हम 2 लेवल का देखेंगे। हमने इसमें एज फार एज एमपीआई ओपन एमपी इज कंसर्न, दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि जहां पर वो कोड अभी पड़ा हुआ था सिक्वेंशियल का, वहां पे ओपन एमपी का प्रोग्राम डाल दें तो ये एमपीआई ओपन एमपी पैरेललिज्म हो जाएगा। हाउएवर थोड़ा सा अगर हम एमपीआई और क्यूडासी को कंबाइन करना चाहते हैं तो थोड़ा सा हमें एडिशनल कुछ चीजें देखनी या समझनी पड़ेंगी। तो हम उसको देखते हैं कि जब हम क्यूडा और एमपीआई को कंबाइन करें तो हमें क्या एडिशनल बातें देखनी या समझनी चाहिए, ये हम देखना चाहते हैं। ठीक, ओके, ऑलराइट, अच्छा जी। अब हम कह रहे हैं कि हम ये काम करें, अब हम इन दोनों को ले रहे हैं, क्लस्टर भी और उसके अंदर जीपीयू भी है, और एमपीआई और क्यूडासी को ले रहे हैं। अच्छा, ये मैंने जो शुरू में आपसे कहा था कि हमने पहले किया है कि अंडर का काम जो था वन लेवल पैरेललिज्म था, एमपीआई इस्तेमाल किया, अंदर का काम सिक्वेंशियली हुआ जो पिछली स्लाइड में था वन लेवल पैरेललिज्म। अब हम कह रहे हैं कि उधर से जो वेक्टर पार्टीशन आया है उसको फर्दर हम क्यूडा सी यूज करके पैरेलल में काम करेंगे, और अब 2 लेवल पैरेललिज्म होगा जो ये हम अब कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट, ये आपकी असाइनमेंट के तौर पर है, इसको आप ट्राई करो। हमने इसका सॉल्यूशन भी आगे दिया है जो डिस्कस कर रहे हैं, बट यू मस्ट डू इट योरसेल्फ आल्सो, कि एमपीआई वेक्टर को के ऐड को क्यूडा एमपीआई के जरिए से करें तो हमें पार्टीशन सम वेक्टर का जो है वो क्यूडा सी से हम करेंगे। तो अब इस सूरत हाल में तब्दीली क्या होगी कि जो कंप्यूट नोड है दे विल बी एक्ट एज ए होस्ट, जब हम क्यूडा सी करें एक्ट एज अ होस्ट, जो ये वाले सारे काम करेगा कि डिक्लेयरिंग मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी कॉपी, कर्नल लॉन्च, एंड वी विल गेट द जॉब एट जीपीयू डिवाइस यूजिंग डीएडी। मकसद क्या है कि अब हमने यहां से ये P0 ने हर एक को जब पार्टीशन भेजा ये इन नोड्स पे एमपीआई के जरिए से P1 को, P2 को, तो अब यहां अगर सेकेंड लेवल ऑफ पैरेललिज्म हमें करना है तो पहले तो ये था कि वो इस पार्टीशन को सॉल्व करने पे लग जाते थे, अब वो कह रहे नहीं, ये काम उन्होंने डिवाइस से कराना है। तो अब यहाँ पर 2 तरह का कोड हो जाएगा। ये नोड जो है ये तो एज ए होस्ट नोड का काम करेगा, इसका जो पहले सिक्वेंशियल पार्ट था वो होस्ट बन जाएगा। हर कंप्यूट नोड एक होस्ट ऑफ डिवाइस का काम करेगा, होस्ट, यहाँ भी एक होस्ट, ये होस्ट एज ए होस्ट बिहेव करेगा अब ये नोड, और ये यहाँ अपने जो जीपीयू है उसको एज ए डिवाइस उससे काम करवाएगा। तो अब अगर ये होस्ट बन गया तो अब इसका काम कंप्यूट करना नहीं है, अब इसका काम है डिवाइस के लिए अरेंजमेंट्स करना, यानी कि ये जो डाटा है उसको डिक्लेयर, डिवाइस के लिए स्पेस डिक्लेयर करेगा, डिवाइस पे डाटा को भेजेगा, फिर कर्नल को लॉन्च करेगा, डिवाइस पे कैलकुलेशन करके वहां से रिजल्ट कलेक्ट करेगा। अब इसके काम वो वाले हैं, डिक्लेरेशन, मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी कॉपी, कर्नल लॉन्च एटसेट्रा, एंड कर्नल। अब इसका काम वो जो एक्चुअल कोड ऑफ एग्जीक्यूशन था वो अब डिवाइस में चला जाएगा।
यही हम पहले भी कर रहे थे, मगर अब ये वाली एक्टिविटी हर कंप्यूट नोड में रिपीट हो रही है। तो अब हमारा कंप्यूट नोड का कोड रिवाइज हो रहा है अगर हम ये करना चाहते हैं। तो कंप्यूट नोड अब हमारा बन जाता है एज ए क्यूडा होस्ट। ये क्यूडा होस्ट के तौर पर काम करेगा। अगर क्यूडा होस्ट बन जाता है तो हम अब एडिशनल चीजें, पहले ए बी सी तो इसके पास पहले से था, अब ये अरेंजमेंट्स कर रहा है डिवाइस के लिए, डी ए डी बी डी सी डिक्लेयर कर रहा है। और फिर ये वाले वो साइज की तो इसको पहले भी जरूरत थी, इसके पास पहले भी ये कोड था। सर्वर का नाम 0 रख दिया, स्टेटस का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। हाँ, अब जबकि डिवाइस के लिए मेमोरी अनलॉक मेमोरी कॉपी होने हैं तो हमें पता है कि अब हमें चीजें नंबर ऑफ बाइट्स में चाहिए। पहले पार्टीशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे था, अब उस पार्टीशन को जो कि n by p था हमारा, n by p इज माय दैट जेनरिक टर्म्स, यहाँ पर उसके नाम डिफरेंट है। तो जो पार्टीशन था अब हम उसको साइज ऑफ फ्लोट, हर एलिमेंट फ्लोट टाइप है, से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ बाइट्स भी अब कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि इसने अब एज ए होस्ट एक्ट करना है और सारी चीजें डिवाइस के लिए जो हैं वो नंबर ऑफ बाइट्स में चाहिए। तो ये एक एडिशनल काम इसने किया। फिर ये वाला काम कि एमपीआई लेवल पर डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने पहले सीखी, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है एमपीआई लेवल पे जो डाटा उसने भेजा हुआ है सर्वर ने, तो हर कंप्यूट नोड उस डाटा को रिसीव कर रहा था। ये कमांड्स वही हैं, ये वही पुरानी है, ये चेंज नहीं हुई, सिवाय इसके कि नहीं देर हो चेंज, मगर ये ख्याल रहे कि ये पार्टीशन n बाई पी इसमें जो होता था या होता है वो एलिमेंट्स की शक्ल में, n बाई पी एलिमेंट्स, यहाँ नंबर ऑफ बाइट्स नहीं होती, ये मैं पहले शुरू से इसीलिए बता चुका था। और ये कमांड पुरानी है, इसने एमपीआई लेवल पे डाटा को लेगा। ये एमपीआई लेवल पे डाटा को लेने के बाद अब ये कहेगा मैं इस डाटा को खुद इस्तेमाल नहीं करूंगा जैसे पहले किया था। यहाँ उसने सिक्वेंशियल फॉर लूप डाला था और इस डाटा को कैलकुलेट करना शुरू कर दिया इस जगह। अब इससे कहा नहीं, मैंने नहीं ये काम करना, मैंने ये काम डिवाइस से करना है, करवाना है। अगर डिवाइस से करवाना है तो ही हैज टू डू सम मैनेजरियल वर्क, कि डिवाइस की खिदमत करे, उसके हवाले चीजें करे, उसके लिए स्पेस बनाए और डिवाइस से काम दे। तो नथिंग इज फ्री। तो उसने कहा ओके, अब ये काम वो अपने उस काम पे लग गया कि डिवाइस में उसने डीए के नाम से स्पेस बनाई। डिवाइस में उसने ए से डीए में डाटा कॉपी किया। डिवाइस में उसने डीबी के नाम से स्पेस बनाई। डिवाइस में उसने बी से डीबी में डाटा कॉपी किया। डिवाइस में उसने डीसी के नाम से स्पेस बनाई। इसमें हर जगह आप देखो इट इज दिस नंबर ऑफ बाइट्स, नंबर ऑफ बाइट्स, नंबर ऑफ बाइट्स, ये बाइट्स में होगा। डिवाइस के लिए सारे मामला बाइट्स में होते हैं। ओके, अच्छा अब इसने कहा ओके मैंने स्पेस तो बना दी है डिवाइस में, अब मैं इसने क्या करना है, कर्नल लॉन्च करना है। तो कर्नल लॉन्च करने के लिए वही तरीका कि dimm3 कह के इसने, अच्छा ये वन डायमेंशनल प्रॉब्लम था और हमने उसको उस स्टैंडर्ड तरीके से किया है ताकि ये 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल सारों में ये वैलिड होता है, तो हमने उस पर, इसलिए इसका खाली ये एक्स वाली साइड फिल हुई है। ब्लॉक का साइज, थ्रेड के ब्लॉक का साइज जो भी है, सपोज 8 16 जो भी हमने आपको दिया है वो साइज आपको इस्तेमाल करना है, ठीक। अच्छा, और ये y और ये z के लिए ठीक है, कोई वन डायमेंशन है। इसी तरह ये जो ये ब्लॉक का हो गया, ये हो गया हाउ मैनी ब्लॉक्स। तो जो पार्टीशन है उसको ब्लॉक साइज से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकल आएंगे x में, और y और z में फिर कुछ नहीं है। तो ये हमने डिफाइन किए, और ये db ब्लॉक का साइज क्या है, थ्रेड्स इन ए ब्लॉक, और हाउ मैनी ब्लॉक, ये यहाँ कॉन्फ़िगरेशन बताई, ये कर्नल का नेम है, ये कर्नल की कॉन्फ़िगरेशन है, और ये कर्नल में पैरामीटर्स हैं कि हम कह रहे हैं DA DB के जो वेक्टर्स होंगे उनको ऐड करके DC में डालना है, और इसका साइज जो है वो पार्टीशन साइज है।
ये काम हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नेम है, ये कर्नल लॉन्च का काम इसने किया है जो हम पहले करते रहे हैं, ये सेम है, ये चीजें सेम है, खाली हम इंटीग्रेशन दिखा रहे हैं कि किस तरह वही नोड अब होस्ट बन गया है। और फिर जो उधर से अब रिजल्ट बनेगा डीसी में, कर्नल लॉन्च हुआ, एग्जीक्यूट हुआ है, अब डीसी में रिजल्ट वापस आएगा, तो इस रिजल्ट को ये कॉपी करेगा अपने सी में, वहां से जो रिजल्ट आएगा, और ये इसके कॉपी हो गए सी में। इसने डिवाइस से काम लिया और अपने सी के पार्टीशन जो इसका था उसमें डाला, सिर्फ पार्टीशन पर ये काम हुआ है। और फिर ये इसने बैरियर लगाया कॉमन, ये वो बैरियर है ताकि सारे नोड्स अपने एडिशन या काम पूरा कर लें। जब वो पूरा हो गया तो अब इसने अपना जो पार्टीशन है, अब इसका वो सी का पार्टीशन बन गया, अब ये एमपीआई लेवल पे दोबारा वापस आ गया कि अब अपने जो इसका कैलकुलेटेड पार्टीशन सी में बना लिया है इसने, उसको साइज उसका है पार्टीशन, ये अब दोबारा एलिमेंट्स, ये बाइट्स में नहीं है, ये अब दोबारा ये एमपीआई लेवल का काम हो रहा है, एमपीआई सेन, अब इसके सी में डाटा बन चुका है, इसने क्यूडा से बनवा लिया है, और अब ये एमपीआई लेवल पे वापस भेज रहा है टू दी सर्वर नोड। तो ये हमने उसका टाइप, ये सर्वर प्रोसेस उसको भेज रहा है जो कि 0 है, और ये डाटा कलेक्ट टैग है, ये उसके एमपीआई डोमेन है। क्योंकि इसमें उसने क्यूडा के लिए वो स्पेसेस डीए डीबी डीसी बनाए थे, तो एंड में हम ये स्पेसेस फ्री भी कर देते हैं, क्यूडा फ्री, ये होस्ट हमेशा ही काम करता था। So you can see it is generally the same code, but अब हुआ क्या है कि पहले एक मास्टर नोड P0 था, उसने हर पीसी को ये भेजा, पीसी ने अपने पार्टीशन को, यहाँ जो सी है ये इसका अपना पार्टीशन वाला है, अपने पार्टीशन के एडिशन कराने के लिए पैरेलल में अपनी डिवाइस इस्तेमाल की है, हर एक नोड ने इन पैरेलल, और अपना वो पीस जो उसने पैरेलल में ऐड करवाया था उसको भेज दिया फिर P0 को वापस हर एक ने, और P0 इन सबको कलेक्ट करेगा और वो कर देगा। तो अब इसका जो वो रह गया कि भाई इसके कर्नल को लॉन्च जो किया था, कर्नल में कोड क्या है, ये 100% वही है, नो चेंज, ये कर्नल ग्लोबल, और फिर ये ABC जो आपने पहले लिखा था, और N, और उस पर कोड। मैं आपको ये कहता रहा हूं, जो आपको हैबिट बनाए, जिस तरह हम कह रहे थे कल, हमने कहा कि जबकि ये अलाउड है कि फंक्शन अपने डमी या फॉर्मल पैरामीटर्स के नाम डिफरेंट भी रख सकता है, ये अलाउड है, मगर हम कह रहे हैं कि नहीं, हमने आदत बनानी है कि जो फंक्शन कॉल में नाम इस्तेमाल हुए हैं वही हम फंक्शन के हेडर में इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारे मिनिमम वेरिएशन हो और हमें रीडेबल रहे। तो इसके अंदर हमने उधर DA DB DC से कॉल किया था, तो आई वुड से कि अब हम आदत डालें कि हम यहाँ पर DA DB और DC ही लिखें, वही वाले नाम, और फिर अगर ये नाम लिख रहे हैं तो जाहिर हमारे कोड में भी यहाँ DC और DA और DB होंगे, जस्ट टू रिमेन अवर हैबिट कि हम कॉल में जो नाम इस्तेमाल करते हैं वही हम फंक्शन के कोड में भी, हेडर में भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे मिनिमम वेरिएशन हमारे कोड में हो और हमारे लिए काम आसान है। ये ग्लोबल वही है कि ये देखिए कि ये मैपिंग हो रही है कि सारे एलिमेंट्स आई से मैप हो गए हैं, हर थ्रेड अपनी आईडी इस्तेमाल करके अपने पर्टिकुलर एलिमेंट पे मैप, ये मैपिंग इंस्ट्रक्शन है, यानी यहाँ पे ये हो रहा है इस इंस्ट्रक्शन से कि अपने पीस पर हर थ्रेड पैरेलल में आके काम कर रहा है, ये मैपिंग है, मैपिंग ऑफ थ्रेड्स टू आई से वो अपनी जगह आ गया, और फिर ये कंडीशन है कि भाई n से बाहर ना हो, तो फिर हम ये एडिंग ऑफ फैक्टर्स कर रहे हैं, ये सेम है ग्लोबल जो पहले था। ओके, अब हमने ये वी आर फिनिश विद क्यूडा एमपीआई कॉम्बिनेशन ऑल्सो। अब आपके लिए ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है कि आप अब ये कीजिए जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमने क्यूडा एमपीआई कोड टू फाइंड्स, हमने अभी क्यूडा एमपीआई कोड लिखा है इस काम के लिए। अभी आपने कहा 2 वेक्टर्स थे, ऐड करके थर्ड वेक्टर बनाना था, इसकी हमने एग्जाम्पल अभी की है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इस नॉलेज को इस्तेमाल करके और क्यूडा एमपीआई कोड ही लिखें। अब हम क्या चाह रहे हैं कि आपके पास एक वेक्टर है,
और इसके तमाम एलिमेंट्स को आपने ऐड करना है, सम ऑफ एलिमेंट्स मालूम करना है, ये इस तरह ऐड करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, वन डायमेंशनल इसको पार्टीशन करोगे, ये ओके। हर एक एमपीआई लेवल पे हर एक नोड को पीस भेजोगे, और फिर क्योंकि क्यूडा आपके पास हर नोड पे मौजूद है, तो अपने पीस का जो सम है वो हम क्यूडा से करवाएंगे, हर नोड क्यूडा से करवाएगा, जैसे अभी हमने सीखा है। और वो सम, क्योंकि आप देखोगे सम वाला एलिमेंट इस केस में वो है कॉमन, जिसके अंदर डाल रहा है हर एक अपने अपने लोकल सम, हर एक अपना अपना लोकल सम बनाएगा और फिर भेजेगा मेन नोड को जो ग्रैंड सम बनाएगा। अब ये लोकल सम बन रहा है क्योंकि एक शेयर्ड वेरिएबल में बन रहा है, तो यहाँ एटॉमिक इंस्ट्रक्शन आपको याद होगा, इस्तेमाल होगी, और इस तरह ये काम आप कर सकते हो। तो ये अब आप इसको प्रैक्टिस करो इस नॉलेज से, जो अभी एग्जांपल मैंने कराई है, इसका ये सिंपलर वर्जन है, आप इस काम को कीजिए, एक आप कर सकते हैं, रिलेट कीजिए। इसी तरह मैंने जैसे कहा था कि अभी हमने वन डायमेंशन में जो चीजें की हैं, आराम से ये टू डायमेंशन में एक्सटेंड हो सकती है। क्यूड एमपीआई कोड, अगर हमने डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर मैट्रिसेस लेना है, और अगर यहाँ पे पार्टीशनिंग जो थी इसमें आप बल्कि करो, आप 1D रो वाइज कर लो, 1D रो वाइज पार्टीशन, 1D कॉलम वाइज पार्टीशन एंड 2D पार्टीशन, तीनों को ट्राई करके देखोगे क्या होता है। क्या होगा कि आपने डॉट प्रोडक्ट कहनी है दो, एक ये अरे है पहला, सॉरी मैट्रिक्स है, और ये दूसरा मैट्रिक्स है, ये ए है सपोज, ये बी है, और इनके आप डॉट प्रोडक्ट ले लो, डॉट प्रोडक्ट, ठीक। और आपने आंसर डालना है, डॉट प्रोडक्ट का आंसर एक बेसिकली एक वेरिएबल होगा, ये फाइनल आंसर यहाँ होगा एक डॉट प्रोडक्ट, एक वेरिएबल। मगर इसके सॉल्व करने के लिए आपको अगर आप वन डायमेंशनल पार्टीशन करते हो पहले, तो आप क्या करोगे, एक मेन प्रोसेस जिसके पास ये दोनों थे, वो लेट्स से रो वाइज पार्टीशन करेगा, तो इस तरह ए के पीसेस कट करके भेजेगा, इस तरह बी के और ए के, और ये ऐसा हर एक के पास ऐसा एक पीस चला जाएगा, हर नोड के पास एक ए का ऐसा पीस आएगा और एक बी का ऐसा पीस आएगा, और हर नोड इनकी डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेगा, जिसको हम कह सकते हैं लोकल डॉट प्रोडक्ट, लोकल सम जैसे था, इसी तरह लोकल डॉट प्रोडक्ट, हर एक अपनी कैलकुलेट करेगा हर नोड। अब जो ये डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट हर नोड कर रहा है, ये अगर क्यूडा ना होता तो ये सिक्वेंशियली इस काम को करता, मगर अब क्यूडा है तो ये थ्रेड्स मैप करके मल्टीप्लाई पैरेलल में कर लेगा, और फिर उसके बाद एटॉमिक के जरिए से यहां डाल देगा। तो ये काम अब हर अपने पीस पे यहाँ पैरेलल में क्यूडा से होगा, फिर अपना लोकल डॉट प्रोडक्ट बना लेगा, उसको ये भेज देगा मेन नोड के पास, वो इन अपने लोकल डॉट प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके ग्रैंड डॉट प्रोडक्ट बन जाएगी, जैसे सम में था उसी तरह ये है, सिर्फ ये फर्क है। आप इस तरह वन डायमेंशनल ब्रेक करके काम भी कर सकते हो, आप इस तरह वन कॉलम वाइज ब्रेकअप करके पीसेस भी भेज सकते हो, और तीसरा ऑप्शन जो मैं कह रहा हूं, आप टू डायमेंशनल ब्रेकअप भी कर सकते हो, जैसे ए है तो उसको आपको मैंने हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी ब्रेक करने, अब आपको पीसेस जो भेजने हैं वो इस तरह। वी वर ऑलमोस्ट डन। अच्छा, हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि वी हैड फिनिश्ड अबाउट, हम ये कह रहे हैं कि इसमें इन सारा ये जो पार्टीशन वन डायमेंशन पार्टीशनिंग होनी है, रो वाइज कॉलम वाइज, या ये टू डायमेंशनल पार्टीशनिंग होनी है प्रॉब्लम की, इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा जो चैलेंजिंग बात होगी वो ये होगी कि पार्टीशन को कैसे मेंशन किया जाए। हमने ये काम पहले भी किया है, मसलन रो वाइज में आपको स्टार्ट पॉइंट, जब मैट्रिक्स हो तो स्टार्ट पॉइंट हमेशा आई अगर है रो का इंडेक्स IN/P होगा स्टार्ट, ये, और डेटा का साइज ये होगा,
जो हम सो मैनी जो भी इसकी साइज है इस तरह डेटा का साइज हो, क्योंकि ये रो वाइज स्टोर्ड है। कॉलम वाले में क्योंकि रो वाइज स्टोर्ड है तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट है जो इसमें जरूरत पड़ेगी। मे बी कि आप या ये समझे कि डेटा कॉलम वाइज स्टोर्ड है तब ये सिंपल है, अदरवाइज थोड़ी सी आपको कोई बात एफर्ट नहीं है, ये पूरी चीज इस्तेमाल होगी मगर स्टार्ट पॉइंट ये होगा। अच्छा, लेकिन असल चैलेंज ये है कि इसमें आई जे पे से स्टार्ट हो रहा है और उसका साइज ये है। तो यहाँ आपको थोड़ी सोच विचार करने की जरूरत है, जो एडिशनल काम है कि किस तरह पीस को मेंशन किया जाए फॉर द पर्पस ऑफ सेंडिंग। ये एक खाली एडिशनल ट्रबल है जो आपको फिगर आउट करनी है, अदरवाइज इट्स सेम कोड जैसे अभी हमने सीखा है। देयर इज नॉट एनी बिग डील अबाउट इट। ओके, any question so far? बस we are, otherwise we have covered our today's material. आपको क्यूडा एमपीआई या दोनों में से कोई अभी कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो we have a minute or so. Do you have any questions? सर अभी तक तो समझ आ गई है। ओके, एक अब दफा इस दोबारा भी देखना पड़ेगा ये लेक्चर। हाँ सर अपलोड कब होगा? बिल्कुल अपलोड, आप देखें सारे मेरे लेक्चर्स लेटेस्ट लेवल तक अपलोडेड हैं, इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। ये चीजें हमारी उस बुक में भी हैं जो हमने किर्क की बुक आपको लेटेस्ट एडिशन 3rd एडिशन दिया है, उनमें भी है, मगर यहाँ हमने उनको थोड़ा सा ज्यादा सिंप्लीफाई आसान करके और एलेबोरेट करके आपको दिया है, और बाज केसेस में उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को भी थोड़ा सा डिफरेंट आसानी के लिए किया है। जैसे किर्क में आपकी 1D और 2D कन्वोल्यूशन कि पिवटिंग पॉइंट वो सेंटर में रखता है तो आपको दोनों साइडों पर हिसाब किताब लगाना पड़ता है, मुश्किल हो जाता है। हमने पिवटिंग पॉइंट स्टार्ट पे रखा है तो आपका वो कोड आसान होता है। तो फॉलो इनिशियली फॉलो अवर थिंग, बट इन जनरल बुक हैज द ऑल द फॉलोइंग ऑफ मटेरियल टू कंसल्ट। तो आप पहले स्लाइड्स पे गौर करो, बुक को भी साथ देखो, आपस में भी डिस्कस करो, और मेक श्योर कि अब आप नेक्स्ट क्लास में पूछो, नेक्स्ट क्लास में तो पूछो। अभी आप बहुत सारी चीजें क्लियर हैं, लेकिन जब आप अपने लेवल पर देखोगे तो हो सकता है आपको आनी चाहिए डिफिकल्टीज लॉजिकली, तो आप उन्हें फिर क्लियर करो। और अभी इसकी असाइनमेंट वे अपार्ट है, हो सकता है कि इनकी असाइनमेंट्स अब आपके ग्रुप प्रोजेक्ट्स की शक्ल में आए जो बड़े अच्छी एप्लीकेशंस बन जाएंगी। आपने अब सारी चीजें सीख ली हैं, यानी आपने आप देखो कि ऑल 3 थिंग्स, मल्टीकोर को भी सीख लिया है आपने, एमपीआई क्लस्टर भी सीख लिया है, और आपने क्यूडा जीपीयू का भी सीख लिया है, और अब इनको मर्ज करना भी सीख लिया है। सो नाउ यू आर इन सच ए रेडी स्टेट कि अब हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट असाइनमेंट आपके ग्रुप वालों में करोगे जिनमें ये चीजें कंबाइन करके आप बिग प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, विच आर एप्लीकेबल टू से नादरा, फिंगरप्रिंटिंग बेस्ड सिस्टम्स और थिंग्स लाइक दैट, सम ह्यूज थिंग, वोटिंग के ह्यूज डेटा को फास्ट प्रोसेस करना है। वोटिंग इलेक्शन हुए तो पता चला हर चीज जैम हो गई, आपके उनको हैंडल नहीं कर सकते। पैरेललिज्म इज द आंसर, तो आप पैरेललिज्म से वो सॉल्यूशंस दीजिए लोगों को कि भाई इस तरह मैं फास्ट कर सकता हूँ। रियल टाइम में जब ह्यूज डेटा को प्रोसेस करना है तो स्लो हो जाता है आपके सीक्वेंशियल मेथड्स। तो अब आप वो वाली एप्लीकेशन करोगे, आपके अगले प्रोजेक्ट जो हैं वो ग्रुप प्रोजेक्ट्स होंगे आफ्टर दीज 2, क्योंकि ये अभी तक हम इंडिविजुअल हर चीज सीख रहे थे, अब मर्ज करके आप सॉल्यूशन बनाओगे। ऑलराइट, यस ओके, अल्लाह हाफिज।